विक्रम और रिया पिछले 4 घंटों से चल रहे थे। उनकी जीप मुख्य हाईवे पर खराब हो गई थी और एक स्थानीय ग्रामीण के बताए शॉर्टकट ने उन्हें इस नरक में धकेल दिया था। उनके पास आधुनिक तकनीक के नाम पर सिर्फ एक मोबाइल था जिसकी बैटरी 5% थी और नेटवर्क का कोई नामो निशान नहीं था। पगडंडी गीली थी, कीचड़ जूतों को ऐसे पकड़ रहा था जैसे जमीन के नीचे से कोई हाथ उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रहा हो। हवा पूरी तरह बंद थी, पत्ता तक नहीं हिल रहा था। विक्रम, मेरे पैर अब और नहीं उठ रहे। मुझे लगता है हम गोल गोल घूम रहे हैं। ये पेड़, ये जला हुआ बरगद, हमने इसे आधे घंटे पहले भी देखा था। रिया, दिमाग मत खराब करो। जंगल में सब पेड़ एक जैसे ही लगते हैं। हमें बस उत्तर दिशा में चलते रहना है। मैप ने यही दिखाया था। मैप? विक्रम, मैप 2 घंटे पहले ही बंद हो चुका है। हम भटक गए हैं। और मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है पेड़ों के ऊपर से। कौन देखेगा हमें यहाँ? जानवर होंगे, सियार या उल्लू। तुम शहर की लड़कियों को हर परछाई में भूत दिखता है। विक्रम ने साहस दिखाने की कोशिश की, लेकिन उसका दिल पसलियों को तोड़ने की हद तक जोर से धड़क रहा था। उसने रिया को नहीं बताया था, लेकिन पिछले 10 मिनट से उसे भी एक आवाज सुनाई दे रही थी, कदमों की आवाज। जब वे चलते तो पत्तों पर चर्र होती, जब वे रुकते तो आवाज भी रुक जाती, लेकिन ठीक 1 सेकंड की देरी से, जैसे कोई उनके कदमों की गूंज नहीं बल्कि निकल कर रहा हो। हवा का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड की सांस भाप बनकर उड़ने लगी। पगडंडी के किनारे लगे साल के पेड़ों पर अब कुछ टंगा हुआ था, लाल और काले धागे, और उन धागों में लटकी थी छोटी छोटी जानवरों की हड्डियां और गुड़ियां, जिनके सिर गायब थे। विक्रम, ये क्या है? ये सामान्य जंगल नहीं है, ये टोना टोटका है। तभी हवा का रुख बदला। एक ऐसी बदबू आई जिसने उनकी नाक के बाल जला दिए। ये सड़ी हुई मछली या कचरे की बदबू नहीं थी। ये जले हुए मांस, पुराने कपूर और सूखे खून की मिली जुली गंध थी। श्मशान की गंध। मुझे बदबू आ रही है, जलने की। विक्रम, प्लीज वापस चलो, मैं भीख मांगती हूँ। वापस जाने का रास्ता बचा ही नहीं है रिया। पीछे अंधेरा है, आगे शायद रोशनी हो। देखो, वहां धुएं के बीच कुछ चमक रहा है। वे पगडंडी से बाहर निकले और एक खुले मैदान में आ गए। सामने एक नदी बह रही थी, काल नदी। पानी इतना शांत और काला था कि वह तेल जैसा लग रहा था, और नदी के किनारे काली रेत पर एक अकेली चिता जल रही थी। चिता की आग पीली नहीं थी, लपटों का रंग गहरा नीला और बैंगनी था। लकड़ियां चटक रही थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि उस चिता के आसपास कोई जीवित इंसान नहीं था। ना कोई रोने वाला, ना कोई कपाल क्रिया करने वाला। ये भैरवगढ़ शमशान है। मेरी नानी बताती थी, यहाँ मुर्दे जलाए नहीं जाते, यहाँ मुर्दे जागते हैं। विक्रम, हम गलत जगह आ गए हैं। लावारिस लाश होगी, लेकिन आग इतनी ताजा कैसे है? अभी किसी ने आग दी है। चलो यहाँ से अभी। रिया मुड़ने ही वाली थी कि तभी एक आवाज ने उनके पैरों को जमीन में कील की तरह ठोक दिया। छन छन छन। पायल की आवाज, बहुत भारी पायल, और गुनगुनाने की आवाज। कौन है वहां? रोशनी चिता के धुएं को चीरती हुई उस आकृति पर पड़ी। वह एक औरत थी। वह राख के ढेर पर पालथी मारकर बैठी थी। उसकी पीठ विक्रम और रिया की तरफ थी। वह अपने हाथों में कुछ हिला रही थी, जैसे किसी बच्चे को गोद में खिला रही हो, लेकिन उसके हाथ में बच्चा नहीं था, एक जली हुई लकड़ी का टुकड़ा था। विक्रम, उसके पैर देखो। विक्रम का तर्क, उसका विज्ञान, उसका अहंकार, सब एक पल में चूर चूर हो गया। भागो! इससे पहले कि वे एक कदम भी पीछे ले पाते, उस औरत ने अपनी गर्दन घुमाना शुरू किया। कड़ 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 कड़।
हड्डियों के टूटने की आवाज गूंजी। उसकी गर्दन पूरी तरह पीछे घूम गई, जबकि उसका शरीर अभी भी चिता की ओर था। उसका चेहरा वो वर्णन से परे था। उसका आधा चेहरा सुंदर था, किसी राजकुमारी जैसा, लेकिन बाकी आधा चेहरा पिघला हुआ मोम था। उसकी आंखें नहीं थीं, केवल 2 काले गड्ढे थे जिनमें लाल अंगारे चमक रहे थे। बैठो मेरे प्यार। अभी तो हमें घर जाना है, तुम्हारे पूरे खानदान से मिलना है। स्वागतम, अतिथियों का स्वागतम। हमें जाने दो, हमें नहीं पता था ये तुम्हारी जगह है। हम बस रास्ता भटक गए थे। रास्ता? तुम रास्ता नहीं भटके विक्रम सिंह, तुम घर आए हो। खून अपनी जड़ों को ढूंढ ही लेता है। तुम मेरा नाम जानती हो? मैं तुम्हारे खून की गंध जानती हूँ। तुम्हारे दादा जमींदार ठाकुर, याद है? या शहर की रोशनी में अपना इतिहास भूल गए? रागिनी ने अपना जला हुआ हाथ विक्रम के माथे पर रखा। विक्रम चीख पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में गर्म लोहे की रॉड डाल दी हो। अचानक विक्रम की आंखों के सामने दृश्य बदल गया। उसे अब जंगल नहीं, एक पुराना गांव दिख रहा था। विक्रम देख रहा था, भीड़ थी, मशालें थीं और बीच में एक औरत को पेड़ से बांधा गया था। वह औरत रागिनी थी। तब वह जिंदा थी और बेहद खूबसूरत थी। भीड़ चिल्ला रही थी, डायन, इसे जला दो, यह हमारे बच्चों को खा गई। और भीड़ का नेतृत्व एक आदमी कर रहा था। उस आदमी का चेहरा हूबहू विक्रम जैसा था। वह विक्रम का परदादा था। विक्रम ने देखा अपने परदादा के रूप में कि कैसे उसने मशाल फेंकी और रागिनी जिंदा जलने लगी। वह चीख रही थी, शाप दे रही थी, मेरा वंश खत्म होगा, लेकिन तुम्हारा भी नहीं बचेगा। मैं लौटूंगी। देखा, उस रात आग ने मेरा शरीर जलाया था, लेकिन मेरी भूख आज भी जिंदा है। भागो रिया, नदी की तरफ नहीं, जंगल की तरफ। वे पलटे और पूरी जान लगाकर भागे। कांटेदार झाड़ियों ने उनके कपड़े फाड़ दिए, चेहरा लहूलुहान कर दिया। वे दौड़ते रहे। उन्हें लगा कि वे कम से कम 2 किलोमीटर दूर आ चुके हैं। रुको, लगता है हम दूर आ गए। नहीं विक्रम, नहीं। सामने वही चिता जल रही थी, वही नदी थी और वही रागिनी उसी राख के ढेर पर बैठी उनका इंतजार कर रही थी। वे कहीं नहीं गए थे। जंगल उनके साथ खेल रहा था। भागना व्यर्थ है। ये शमशान की सीमा है। यहाँ से जाने का रास्ता सिर्फ एक ही है, राख बनकर। एक अदृश्य शक्ति ने रिया को जकड़ लिया। वह हवा में चिता के ठीक ऊपर लटक गई। आग की लपटें उसके कपड़ों को छूने ही वाली थी। बचाओ विक्रम, जल रहा है, नीचे बहुत गर्मी है। एक शरीर के बदले एक शरीर। या तो ये लड़की जलेगी या तुम अपना प्रायश्चित करोगे। उसे छोड़ दो, उसे क्यों मार रही हो? गुनाह मेरे खून का है ना, तो सजा मुझे दो। सजा नहीं, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरे श्राप को तोड़ने के लिए उसी वंश का स्वेच्छा से दिया गया खून चाहिए जिसने मुझे जलाया था। विक्रम समझ गया। उसके पास सोचने का वक्त नहीं था। रिया की चीखें तेज होती जा रही थीं। उसके दुपट्टे ने आग पकड़ ली थी। विक्रम ने जमीन पर पड़ी एक टूटी हुई कांच की बोतल, शायद किसी पुराने यात्री की फेंकी हुई, उठाई। ले, पी ले मेरा खून और दफा हो जा। उसने बिना हिचकिचाए कांच के टुकड़े को अपनी कलाई पर दे मारा। नस कट गई। गहरा लाल खून फव्वारिस की तरह निकला। विक्रम चिता की ओर दौड़ा और अपना बहता हुआ खून सीधे उस नीली आग में छिड़क दिया। आवाज ऐसी आई जैसे गर्म तवे पर पानी डाला गया हो। खून गिरते ही आग का रंग नीला से एकदम सफेद हो गया।
जब विक्रम की आंख खुली तो उसके चेहरे पर धूप पड़ रही थी। पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी। वह श्मशान घाट अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। चिता बुझ चुकी थी, सिर्फ ठंडी राख पड़ी थी। रिया पास ही पड़ी थी, बेहोश लेकिन जिंदा। रिया, रिया उठो, सुबह हो गई। वो चुड़ैल? गई, सब खत्म हो गया। देखो, सूरज निकल आया है। उन्होंने एक दूसरे को सहारा दिया और लड़खड़ाते हुए जंगल से बाहर निकलने लगे। करीब 1 घंटे चलने के बाद उन्हें हाईवे की आवाज सुनाई दी। गाड़ियों का शोर किसी संगीत जैसा लगा। वे सड़क पर पहुंचे। एक बड़ा ट्रक आ रहा था। विक्रम ने हाथ हिलाया, ट्रक रुक गया। अरे भाई, इस हालत में जंगल से आ रहे हो? बैठो, पीछे जगह है। वे दोनों ट्रक के पीछे चढ़ गए। ट्रक चल पड़ा। हवा में ठंडक थी लेकिन वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। विक्रम ने राहत की सांस ली। रिया, तुम ठीक हो? तुम कुछ बोल नहीं रही। रिया ट्रक के कोने में अंधेरे हिस्से में बैठी थी। से किसी ने चांद को काले कपड़े में लपेट दिया हो। हवा में नमी थी, लेकिन उसके भीतर एक सड़ी हुई गंध भी थी, जैसे किसी पुराने जख्म का रिश्ता हुआ खून। कालसेरा गांव में हर घर के भीतर दिए जल रहे थे, पर किसी के मन में रोशनी नहीं थी। मिट्टी पर पड़ी थी एक किसान की लाश, गला गहरा कटा हुआ था। फिर वही निशान, वही तरीके से। कहते हैं वो जंगल से आता है, सूरज उगने से पहले लौट जाता है। लोगों ने उस अनदेखे हत्यारे को नाम दिया जंगल का कसाई। कोई नहीं जानता था वह इंसान है या प्रेत। और कालसेरा के डर की जड़ थी राघव। वह एक कसाई था, लंबा, शांत, हमेशा मुस्कुराने वाला आदमी। उसकी आंखों में अजीब सुकून था और हाथों में हमेशा रहती थी एक पुरानी छुरी। जब वह दुकान में काम करता तो उसकी आवाज से पहले सुनाई देती थी एक लोरी। सो जा रे, चांदनी रात आई। वह लोरी पूरे गांव की पहचान थी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि उसी मुस्कान के भीतर एक अंधेरा धीरे धीरे सांस ले रहा है। फिर आया वो साल जब आसमान से बारिश ने मुंह मोड़ लिया। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और जानवर एक एक करके मरने लगे। गांव में भुखमरी फैल गई। राघव की दुकान बंद हो गई। वह दिन भर मंदिर के पीछे वाले जंगल की तरफ देखने लगा, जैसे कोई आवाज उसे बुला रही हो। राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। राघव की आंखों की चमक बुझ गई थी। उसकी मुस्कान अब एक नकाब जैसी लगती थी। उसकी लोरी अब सुकून नहीं, बेचैनी देती थी। चांदनी रात आई। एक रात जब आसमान पर बादल गरज रहे थे, गांव में किसी ने चीख सुनी। लोग भागे, पर तब तक देर हो चुकी थी। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, राघव का घर बंद था। अंदर खून से सनी दीवारें थीं और जमीन पर 3 लाशें, उसकी पत्नी, उसका बेटा और उसकी बूढ़ी मां। उस दिन के बाद से राघव गायब था। बस रात के सन्नाटे में कभी कभी वही लोरी सुनाई देती थी। सो जा रे, चांदनी रात आई। फिर सब खामोश हो गया। 15 साल बीत गए। गांव ने अकाल को भुला दिया, कसाई को भुला दिया। एक सुबह गांव के बाहर से लोग चिल्लाते हुए आए। उन्होंने कहा, चरवाहे की लाश मिली है। जब गांव वाले पहुंचे तो मिट्टी पर पड़ी थी वही पुरानी कहानी। गला कटा, छाती पर गहरे घाव और हर घर के भीतर वही पुराना डर लौट आया। मौतें बढ़ती गईं। हर बार एक लाश। गांव वालों ने कसम खाई, अब कोई जंगल की ओर नहीं जाएगा। लेकिन हर गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती समझते हैं। कालसेरा में ऐसे 3 नौजवान थे, रवि, गोपाल और सोहन। हम देखेंगे कि ये सच है या बस लोगों की कल्पना। लोग कहते हैं राघव मरकर लौटा है। अगर ऐसा होता तो अब तक गांव मिट गया होता। अगर डर के जीना है तो ये गांव हमेशा डरता रहेगा। उनकी हंसी में हिम्मत थी,
लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं वही डर भी छिपा था जो पूरे गांव की रगों में बह रहा था। रात तय हुई, अमावस थी। तीनों लालटेन लेकर निकले। गांव के कुत्ते उन पर भौंकने लगे जैसे उन्हें रोकना चाह रहे हों, लेकिन वो रुके नहीं। जैसे जैसे वे जंगल की सीमा के पास पहुंचे, हवा का तापमान गिरता गया। पत्तों की हर हरकत में एक अजीब सी धड़कन थी, जैसे जंगल जिंदा हो। रात अब पूरी तरह से उतर चुकी थी। आसमान में कोई चांद नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गाढ़ा, स्याह और भारी। हवा चलना बंद हो चुकी थी, जैसे जंगल अपनी सांस रोक चुका हो। रवि, गोपाल और सोहन तीनों लालटेन लेकर जंगल की सीमा पर पहुंचे। वहां की मिट्टी अजीब थी, गीली नहीं पर भारी, जैसे किसी ने उसे हाल ही में पलटा हो। लेकिन हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया। पत्तों की हल्की सरसराहट अब किसी के पैरों की आवाज जैसी लगने लगी। कहीं दूर से किसी ने कराहने की आवाज दी। सोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। तुमने सुना? कोई है वहां। शायद कोई घायल जानवर। डरना बंद करो। लेकिन हवा में अब एक अजीब सी ठंडक घुलने लगी थी। लालटेन की लौ कांपने लगी और तभी पेड़ों के बीच से कुछ चमका, जैसे किसी ने एक पल के लिए लाल आंखें खोली हों। पर जब रवि ने देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा जो हिल रहा था। वे तीनों आगे बढ़ते गए। जंगल के बीच एक पुराना रास्ता था, टूटी मूर्तियों और सूखे पेड़ों के बीच से होकर जाने वाला। उसी रास्ते के अंत में था पुराना मंदिर। यहीं से वो लोरी सुनाई देती है। रवि ने चारों ओर देखा। मिट्टी पर निशान थे, जैसे किसी ने गीले खून से वहां चलकर गुजरा हो। राघव की कदम। बस बातें हैं और कुछ नहीं। रवि आगे बढ़ा और मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा ठंडा था, असामान्य रूप से ठंडा। उसने धक्का दिया और दरवाजा चरमरा कर खुल गया। अंदर अंधेरा नहीं था, बल्कि गहराई थी, इतनी गहरी कि लगता था अगर कोई अंदर गया तो शायद लौट नहीं पाएगा। सामने टूटी मूर्तियां थीं, दीवारों पर काले धब्बे और फर्श पर सूखी खून की लकीरें। यहाँ किसी ने पूजा की थी या कुछ और? अचानक मंदिर के कोने से हल्की सरसराहट आई। गोपाल ने लालटेन उस ओर मोड़ी। वहां दीवार पर कुछ लिखा था, पुराने खून से। और तभी हवा में वह आवाज गूंजी, वही लोरी, वही आवाज अब मौत का संकेत बन गई थी। सो जा रे, चांदनी रात आई। गोपाल के हाथ से लालटेन गिर गई। लौ बुझ गई। अंधेरा कमरे में भर गया। अब सिर्फ सांसों की आवाज थी और उस लोरी की धीमी गूंज। रवि, वो आवाज पीछे से आई। चुप रहो, हिलो मत। कदमों की आहट पास आती गई। किसी के नाखून जैसे फर्श को घसीटते हुए आगे बढ़ रहे थे। रवि ने टॉर्च निकाली और झटके से ऑन की। दीवार पर वही चेहरा चमका, राघव का चेहरा, फीका, फूला हुआ, पर आंखें जिंदा। भागो! तीनों भागने लगे। मंदिर की सीढ़ियों से उतरते हुए गोपाल का पैर फिसला। वह गिरा, सिर पत्थर से टकराया। रवि ने पलट कर देखा। गोपाल उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पीछे कोई झुका हुआ था। वह राघव था, अधमरा पर मुस्कुराता हुआ। सो जा रे, चांदनी रात आई। अगले ही पल हवा में एक चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत। रवि और सोहन भागते हुए जंगल की ओर निकल पड़े।